चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं गणित का अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में अपन प्रश्नावली 1.5 को प्रश्नावली 1.5 को हल करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। यानी जो ये 5 संख्याएं आपको दी हुई हैं इनमें से ये बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। यदि आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको ये तुरंत बन जाए, क्योंकि हमने वहां एक ट्रिक बताई थी कि यदि कोई भी संख्या यदि वर्गमूल में दी गई है और उसका कोई आंसर नहीं निकल रहा है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे मान लो 5, इसमें ये कैसा दिया है वर्गमूल 5, इसका कोई आंसर है क्या? नहीं, ये सिंपल यही है आंसर, माने नॉर्मल यही लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे अपन। तो इसका कोई आंसर नहीं है, इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या। अभी आप कहेंगे सर आंसर कैसा होगा, माने पिछले लेक्चर में आपने देखा नहीं होगा इसलिए नहीं बन रहा है। देखो मान लो वर्गमूल 9 लिखा तो मतलब ये होता है कि वर्गमूल के अंदर जो संख्या दी हुई है वो किसी चीज का वर्ग हो तो वो अपन आंसर लिख देते। जैसे 9 किसका वर्ग है? 3 का, 3 3 का 9 होता है ना, 3 का, तो वर्गमूल 9 का आंसर क्या है? 3। तो ऐसा यदि आंसर निकल के आ रहा है तो फिर ये परिमेय संख्या है, वो बन जाएगी। और यदि नहीं आ रहा है तो ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। और एक और बात बताई थी, जहां भी पाई देखा मिल जाए वो भी एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है ना बच्चों, चलिए देखते हैं। पहला देखो 2 माइनस वर्गमूल 5। अब ये वर्गमूल 5 हमने बताया था वर्गमूल की संख्या में का अगर कोई आंसर ना निकले तो वो क्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो देखो वर्गमूल 5 का कोई आंसर नहीं निकलता। और आप कहेंगे सर 2 तो परिमेय संख्या है, तो हमने बताया था ना कल लेक्चर में। देखो भैया लेक्चर आप है ना सिक्वेंस से देख के आओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो एक बार और हम बता दे रहे हैं। यहाँ देखो ये अपरिमेय संख्या इतनी आपको पता है, जैसे 4 बुरे व्यक्ति खड़े हुए हैं और यदि उनके पास यदि कोई एक और व्यक्ति खड़ा हो जाए और वो अच्छा हो तो उनकी उस अच्छे व्यक्ति की भी गिनती बुरे आदमी में होगी, यानी बुरे व्यक्ति में होगी, क्योंकि दूर से देखा व्यक्ति ये देख रहा है ये लोग तो खराब खड़े हैं, मतलब अच्छे नहीं है। तो एक दूसरा बच्चा भी खड़ा है, वो भी उसकी भी गिनती वो किस में कर देंगे? खराब, क्योंकि ये संगति का सार है। तो इसी प्रकार अपरिमेय संख्या के साथ रहने के कारण ये कौन सा बन गया? पूरा अपरिमेय संख्या बन गया। तो ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। क्लियर? अब आ गया है ये दूसरा क्वेश्चन। अब देखो ये कोष्टक आपके लिए बेवकूफ बनाने के लिए रखा था और कुछ नहीं। देखो इसको देखो, कोष्टक हटा दो, ठीक है ना। 3 वर्गमूल 23, सॉरी 22 लिख दिया, 23 माइनस है तो माइनस वर्गमूल 23। हाँ यहाँ अगर कोई निशान नहीं होता यानी ये गुणा में होती, लेकिन यहाँ तो ऋण का निशान है ना, यानी कोष्टक हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्लस के वर्गमूल 23 है, माइनस का वर्गमूल 23 कट गया, तो बचा कितना अपना आंसर? 3 बचा। और 3 कैसी संख्या? परिमेय संख्या, क्योंकि 3 के बटे में मन से 1 बना दो तो p बटे q के रूप में बन गई ना, इसलिए कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर ना? कई बार अपन को डायरेक्ट नहीं मिलता आंसर। आप देखेंगे अरे वर्गमूल, सर ने तो बताया था वर्गमूल 23 है, वर्गमूल के अंदर कोई संख्या दी हो उसका आंसर ना निकल रहा हो तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी? अपरिमेय। जबकि भैया एक थोड़ा सा दिमाग सॉल्व करने का भी देख लिया करो कि सॉल्व तो नहीं हो रहा, तो लो देखो अपन ने सॉल्व किया तो परिमेय बन गई, ना तो आप गलत कर देते। ठीक है ना, तो ध्यान रखना बच्चों। अब आ गई है ये क्या? 2 वर्गमूल 7, सॉरी यहाँ बटे में, फिर बाद में लगाना बटे में, ठीक है ना। तो देखो 2 वर्गमूल 60 बटे है, ये बटे है तो बटे 7 वर्गमूल 7। तो आपको पता है वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट गया तो बचा क्या? 2 बटे 7। और ये कैसी संख्या? परिमेय संख्या। लो सिंपल क्वेश्चन बन गया ना, समझ में आया ना। अब आ गई 1 बटे वर्गमूल 2। तो अब देखो, अब आप कहेंगे सर ये तो बट्टे के रूप में, p बटे q के रूप में, लेकिन भैया देखो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इस वर्गमूल 2 का कोई आंसर नहीं होता है। और वर्गमूल 2 माने एक अपरिमेय संख्या दिख गई, यानी वह पूरी संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर ना? अब देखो अगला। अब हमने आपको ये भी बताया था कहीं भी पाई दिख जाए तो माने वो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर? समझ में आया ना? बस ये तो आंसर है अपना। आगे बढ़े अब, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित व्यंजकों, व्यंजनों नहीं है खाने की चीज, व्यंजकों है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित व्यंजकों में से
प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब इसको सरल करना है, हालांकि ये क्वेश्चन पूरे अपन एक पिछले लेक्चर में कर चुके हैं अपन उदाहरण में, तो भी अपन दोबारा एक बार करके देख रहे हैं। तो चलिए ठीक है ना, तो इसका हल डालते हैं अपन। आपको बताया था ना कि पहले कोष्टक की पहली संख्या का पहले दूसरे कोष्टक की सभी संख्याओं से गुणा होगा, यानी 3 का पहले 2 से होगा और 3 का वर्गमूल 2 से हो गया। इस 3 का हो गया पूरे से, अब करेंगे इस वर्गमूल 3 का, तो पहले इस 2 से और फिर इस वर्गमूल 2 से। क्लियर है ना? तो 3 का पहले अपन 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, और 3 का वर्गमूल 2 से करेंगे तो प्लस 3 वर्गमूल 2, ठीक है ना। अब प्लस, अब वर्गमूल 3 का 2 से करेंगे तो 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 का वर्गमूल 2 से करेंगे तो आएगा वर्गमूल 6। ये आ गया अपना आंसर। अब सर कहेंगे, आप तो कह रहे होंगे भैया ये सर क्या कर दिया आपने, तुरंत क्या बोल दिया, हमें तो समझ में नहीं आया। तो इसलिए तो कह रहे भैया पुराना लेक्चर देखो। आप देखो, पहले कोष्टक की पहली संख्या से दूसरे कोष्टक की सभी संख्या का गुणा करना, मतलब ये पहली संख्या का दूसरे कोष्टक की सभी संख्या, तो सब कौन कौन सी संख्या, एक तो 2 है और एक वर्गमूल 2, तो इन दोनों से गुणा करना है। तो 3 का 2 में किया तो कितना आया 6, अब लगाए प्लस तो बना दिया प्लस। अब 3 का गुणा वर्गमूल 2 में किया तो 3 वर्गमूल 2। अब ये गुणा हम पिछले लेक्चर में सिखा चुके हैं, तो आप देख लेंगे वहां से अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद वर्गमूल 3 का गुणा 2 से हुआ तो 2 वर्गमूल 3 आ गया, और अब वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 2 से हुआ तो वर्गमूल 6 आ गया। ये है ना, क्योंकि आपको पता है वर्गमूल वर्गमूल का गुणा होता है तो एक बड़ा वर्गमूल और इन दोनों का गुणा तो 3 दूनी 6, इस प्रकार से। तो ये क्लियर हो गया, आ गया ना आंसर। सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, बस तो ये आंसर अपना आ गया, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, इसको अपन रफ कर दे रहे हैं, तो आपको हमने बताने के लिए बताया था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सर्व समीकरण से भी कर सकते हैं। ये सर्व समीकरण दिख रही है आपको, a प्लस बी ए माइनस बी, तो आप इसके बराबर क्या होता है, ए वर्ग माइनस बी वर्ग। सर्व समीकरण पढ़िए तो देखो, ए के स्थान पर कौन है 3 और बी के स्थान पर कौन है वर्गमूल 3, बस तो मान कर दो। देखो ये इस रूप में दी है ना, ये देखो इस रूप में दी है, तो ये आंसर ज्ञात करना, तो बस ए वर्ग माइनस बी वर्ग, यानी 3 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग। तो 3 3 का 9 और वर्ग से वर्गमूल हट गया तो बचा 3, तो आंसर आ गया आपका 6। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखते हैं अगला, ठीक है ना। यहाँ भी हल डाल दिया करो आप, ठीक है ना, ध्यान ना रहे तो हमें। अब करेंगे ये, इसमें भी सर्व समीकरण दिख रही है, a प्लस बी का वर्ग। देखो a प्लस बी का वर्ग। अब आप कहेंगे सर ये थोड़ी ये b लिखा है, भैया स्ट्रक्चर है ये, अपनी सर्व समीकरण का एक स्ट्रक्चर है, नक्शा है। किस रूप में देख लो, मिला लो, किस सर्व समीकरण से मिलता जुलता लग रहा है, a प्लस बी का वर्ग। यानी एक संख्या दूसरी संख्या से जुड़ रही है और उसके पूरे कोष्टक में लगा है वर्ग, तो एक संख्या a दूसरी संख्या b जुड़ रही है और पूरे कोष्टक पे वर्ग लगा, तो ये सर्व समीकरण है, a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो यहाँ a की स्थान पर क्या है, वर्गमूल 5 है, b के स्थान पर क्या है, वर्गमूल 2 है। तो बस इसका ये रूप में दिया है तो इसके रूप में आंसर लिखना, तो एक वर्ग, तो माने a क्या है वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 5 का वर्ग प्लस 2ab, तो 2a क्या है वर्गमूल 5, तो a कोष्टक में जब भी मान रखते तो अपन कोष्टक में रख लेते, ठीक है। और b क्या है वर्गमूल 2 प्लस b का वर्ग, यानी वर्गमूल 2 का वर्ग। तो वर्ग से वर्गमूल कट गया तो बचा 5 प्लस इनका गुणा किया तो 2, तो ये ज्यों कहते हैं। और देखो क्योंकि हमने बताया था अपरिमेय संख्या का अपरिमेय में होता है और परिमेय का परिमेय, तो एक परिमेय अकेली है तो इसको ज्यों कहते लिख दो और अपरिमेय का गुणा करो, तो वर्गमूल वर्गमूल है तो एक बार एक बड़ा वर्गमूल और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। देखो कोई बीच में निशान नहीं होता, यानी गुणा का चिन्ह होता है, इसलिए गुणा कर रहे हैं। 5 दूनी 10, ठीक है ना, प्लस ये वर्गमूल से वर्गमूल कट गए तो बचा 2। अब ये 2 है तो 5 ये संख्या और ये संख्या जुड़ जाएगी, तो 5 और 2 7 प्लस 2 वर्गमूल 10। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, समझ में आया ना बच्चों, आगे बढ़े अब। चलो अब करते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब देख रहे हो a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में दिखा देगा, a प्लस बी ए माइनस बी और a प्लस बी, तो बराबर क्या होता है a वर्ग माइनस बी वर्ग। तो a के स्थान पर क्या है वर्गमूल 5, तो a बराबर वर्गमूल 5, b के स्थान पर क्या है वर्गमूल 2, तो b के स्थान b बराबर वर्गमूल 2। तो बस तो सर्व समीकरण लगा, ये इतने रूप में दिया है तो आंसर इतने रूप में निकालना, मानिए a वर्ग माइनस बी वर्ग, तो a क्या है वर्गमूल 5 का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी वर्गमूल 2 का वर्ग।
तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो 5 में से 2 घटाए तो कितने बचे 3। ये आ गया अपना आंसर। क्लियर, समझ में आया आपको? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? तो आगे बढ़े अब। ठीक है, चलिए अपन करते हैं तीसरा क्वेश्चन। पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसका व्यास मान लीजिए डी, यानी वृत्त की परिधि है सी और वृत्त का व्यास है डी, तो पाई को इन दोनों के अनुपात में, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी। सी बटे डी यानी अनुपात, मान लीजिए सी अपना परिधि वृत्त की और डी है व्यास, इनके अनुपात यानी बटे के रूप में किसको परिभाषित करते, बराबर में पाई को, यानी पाई को परिभाषित करते हैं इन दोनों के अनुपात के रूप में। तो इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? आपको क्वेश्चन नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सी कोई वृत्त की परिधि है और डी कोई वृत्त का व्यास है, तो उन दोनों का अनुपात यानी बटे में, जैसे लिखते हैं ना 3:4, तो बराबर होता है 3/4, तो ये अनुपात के रूप में ऐसे बटे में लिख देते। तो ये अनुपात इन दोनों का किसके बराबर है? पाई की। अब आपको पता है पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। जबकि ये सी बटे डी ये बटे के रूप में यानी पी बटे क्यू के रूप में, और पी बटे क्यू तो परिमेय संख्या होती है, और जबकि ये अपरिमेय, तो अपरिमेय परिमेय के अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। तो ये फिर ये तो गलत बात हो रही कि ये दोनों बराबर में लिखे। तो अपन को आंसर में पता है क्या लिखना है? सिंपल, कि इस कथन में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि या तो डी या सी अपरिमेय संख्या है और इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हो सकता है कि देखो ये भले पी बटे क्यू के रूप में दिख रही है, लेकिन आपका जो सी या डी इन दोनों में से कुछ है ना, ये अपरिमेय, इनमें से कोई ना, या फिर सी अपरिमेय संख्या होगी या फिर डी। मतलब उदाहरण में देखो 1/2, अब ये वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। हमने अभी बताया ना पिछले क्वेश्चनों में कि किसी भी वर्गमूल संख्या में आंसर माने वर्गमूल वाली संख्या दी हो और उसका कोई आंसर ना हो तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो वर्गमूल 2 है अपना, जैसे अब आंसर वाला कौन सा, जैसे वर्गमूल 9 है, इसका आंसर 3 होता। क्यों? क्योंकि वर्गमूल के अंदर वाली संख्या किसका वर्ग है वो जानना पड़ता है। तो 9 किसका वर्ग? 3 था, 3 3 का 9, तो 3 ये आंसर आया। लेकिन वर्गमूल 7 का कोई आंसर आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि 7 किसी का वर्ग ही नहीं होता। तो मतलब ऐसी, तो ये इसी के रूप में लिखेंगी और ये रूप अपरिमेय संख्या कहलाता। तो ये देखो भली बटे के रूप में लिखी 1/2, लेकिन ये अपरिमेय संख्या, एक भी अपरिमेय संख्या दिख जाए वो बटे के रूप में भले ही लिखो हो, लेकिन वो कैसी कहलाएगी? अपरिमेय। तो मतलब इसमें भी ऐसा है, या फिर सी में यहाँ कोई वर्गमूल वाली संख्या हो सकती है, या फिर डी में हो सकता है, माने ना परिधि वर्गमूल में हो या व्यास वर्गमूल में हो, सब कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई अपरिमेय होगी तभी ये दोनों बराबर दिए गए हैं। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं हो सकता। अभी तो सी और डी बोला है, उनने मान तो नहीं बोला, हो सकता है लिखा हो वर्गमूल 9.3/4 ये हो, तो ये तो अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए ये पूरी पाई भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय। समझ रहे हो बच्चों? तो थोड़ा सा बस इसमें आप कॉन्सेप्ट लगाना है, समझना पड़ेगा, बाकी सरल है। ठीक है ना? तो ये हो गया अपना। तो आपको आंसर ये लिख लेना है ये पूरा, कि इस कथन में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि या तो डी या सी अपरिमेय संख्या है और इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर ना? आगे बढ़े अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, पूरे अटेंशन से अच्छे से बिल्कुल समझे। ठीक है ना? तो चलें इसको सॉल्व करते हैं, देखते हुए हल आगे बढ़े। ठीक है ना? तो संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 निरूपित कीजिए। किस पर? संख्या रेखा पर। तो अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को धीरे अच्छे से समझें। आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले 9.3 कितने की? 9.3 की एक रेखा खींच ली, अपन ने नाम दिया ए बी। तो ए बी को कितना मान लिया, खींचा अपन ने 9.3। क्लियर? अब बी से लेके सी तक 1 सेंटीमीटर माने और रेखा अपन को खींच लेनी है मन से। तो बी से सी की दूरी कितनी हो गई अपनी? 1 सेंटीमीटर। ये भी मान लो सेंटीमीटर में मान लिया अपन ने। तो ये ए से बी तक 9.3 और एक रेखा अपन ने मन से खींच ली 1 सेंटीमीटर। क्लियर? अब अपन को क्या करना है, ए और सी बिंदु के बीच मध्य बिंदु ज्ञात करना है। माने ए और सी रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना, मध्य बिंदु यानी बीच वाला बिंदु। तो अपन क्या करेंगे, परकाल लेंगे, उसको उसकी नोक को सी पर रखेंगे और उसे फैलाएंगे ए तक, और एक चाप ऊपर काटेंगे ऐसा और एक चाप काटेंगे नीचे। क्लियर? अब इसी प्रकार ए पे एक फिर दोबारा अपन क्या रखेंगे, परकाल की नोक, और उसको सी तक फैलाएंगे और एक चाप ऊपर खींचेंगे और एक नीचे। तो ये कटता है, तो एक बिंदु ए प्राप्त हुआ अपन के लिए,
और एक ए प्राप्त हुआ, ठीक है ना। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया। तो ये यहाँ कहीं कट रहा ना, ये मध्य बिंदु प्राप्त हो गया, इसको नाम दे देते अपन ओ। क्लियर। अब इस ए और सी का, ए बी का नहीं, क्योंकि अपन ए पे नोक रखी थी परकाल तो ऐसा चाप खींचा था, और सी पे रखी थी तो ऐसा खींचा था। और कितना फैलाना है, ए से सी तक, और समझ रहे हो, सी पे रख रहे हो तो ए तक फैलाना, और ए पे रख रहे हो वो माने नोक तो सी तक फैलाना, और ऐसे चाप खींच दिया ऊपर नीचे। ये अपन को मध्य बिंदु प्राप्त हो गया। हालांकि आप मध्य बिंदु प्राप्त करना सीख चुके होंगे, तो अपन आगे बढ़े, और ना बनता हो तो ये तो अपन ने बता ही दिया। अब क्या करना है, ये मध्य बिंदु प्राप्त हो गया। अब इस मध्य बिंदु पे परकाल रखो और ए तक फैलाओ, और एक अर्धवृत्त का निर्माण करो। किसका वृत्त का निर्माण करो, अर्धवृत्त का निर्माण कर दिया। किसको केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर अपन ने अर्धवृत्त का निर्माण कर दिया। क्लियर। अब ये देखो अर्धवृत्त बन गया, और बीच का बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। यानी अर्धवृत्त का केंद्र ओ प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, देखो ये आपको एक चीज पता होगी कि किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि, ये परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो मान लीजिए इस त्रिज्या की लंबाई कितनी है, मान लीजिए कितनी मान रहे आप बताइए। अपन इसको मान ले रहे x, मान ले रहे, कितना मान ले रहे x, इसको मिटा दें, x मान लिया। अब अपन को क्या करना है, देखो बच्चों क्या करना है, आपको इस ये बी बिंदु है, इस पर एक सीधी रेखा खींचनी, बिल्कुल सीधी 90 अंश पर, और यहाँ ये कहीं काटेगी ना, तो इसको मान लो डी बिंदु। क्लियर। तो ये ओ केंद्र का है, और इस डी बिंदु को आपस में क्या कर लो, मिला दो। मिला दिए भैया, मिला दिए। क्लियर। अब अपन को क्या करना है, देखो अब एक और आप दिमाग लगाइए, देखो ये केंद्र है और ये परिधि है, तो आपको कहीं भी हो केंद्र से परिधि तक की दूरी हर जगह त्रिज्या होगी, और त्रिज्या अपन ने एक्स मान लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स। क्लियर। अब इसके बाद देखो, अब ये केंद्र है और इसकी परिधि यहाँ तक है, तो पूरी दूरी ये भी कितनी होगी, ये पूरी दूरी कितनी होगी, एक्स होगी। और ये देखो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते। तो अपन को ये आधार चाहिए, और आधार कितना है, ओ बी। अब ओ बी कैसे प्राप्त, अपन को तो ये पता है ओ सी की पूरा एक्स है, तो अपन को पता है, देखो अपन ने बी, पहले बी तक है ना, देखो ए से बी तक 9.3 यहाँ खींची थी, और 1 सेंटीमीटर मन से बना दी थी ना इतना, तो इस 1 सेंटीमीटर को एक्स में से घटा दोगे तो ये अपन को प्राप्त हो जाएगी क्या, आधार। समझ रहे हैं, ये पूरा है एक्स, और इतना पोर्शन अपन को नहीं चाहिए, क्योंकि अपन को यहाँ तक आधार चाहिए, तो इसलिए एक जो अनावश्यक है इसको एक एक्स में से घटा देंगे। मान लीजिए ये पूरी है 5 सेंटीमीटर की, और अपन को यहाँ तक चाहिए, और यहाँ खींचा 1 सेंटीमीटर, तो 5 में से 1 घटा दिया, कितना बचा, 4। ये प्राप्त हो गया ना 4। इसी प्रकार ये एक्स मान लो, तो एक्स में से 1 घटाएंगे तो x माइनस 1 प्राप्त होगा, ये आधार। बच्चों को थोड़ा सा यही बस दिक्कत जाती है, तो आप अच्छे से समझे कि o से c तक, देखो वृत्त का केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी होती है, x अपन ने मानी है, माने त्रिज्या होती तो त्रिज्या x मानिए, लेकिन अपन को आधार चाहिए o से b तक। इतना फालतू में ये अपन को नहीं चाहिए। और अपन को पता है b से c तक अपन ने कितनी खींची थी, 1 सेंटीमीटर रेखा, तो बस ये एक अलग कर दो पूरे x में से, तो ये इतना प्राप्त हो जाएगा, तो x माइनस 1 प्राप्त हो गया। क्लियर। तो आधार प्राप्त हो गया x माइनस 1, और ये अपना कर्ण हो गया x। अब लंब नहीं पता, तो लंब तो अपन ज्ञात कर लेंगे, किसको उपयोग करके, पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग करने से। तो चलिए अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर, क्लियर, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्लियर। ये होता है ना पाइथागोरस प्रमेय, आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है, x है, देखो ये कर्ण है ना x, तो x का वर्ग बराबर लंब कितना है भैया, लंब है अपना नहीं पता, तो मान लीजिए BD है, तो अपन ने अभी इसको BD मान लिया, BD का वर्ग प्लस आधार कितना है x माइनस 1, तो x माइनस 1 का वर्ग। अब देखो ये तो x का वर्ग ज्यों करते हो, BD का वर्ग ज्यों करते हो, प्लस x माइनस 1। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सर्व समीकरण सी दिख रही है आपके लिए कि x माइनस 1 यानी a माइनस बी का वर्ग की सर्व समीकरण लग रही, लगती, देख लो भैया ये क्या लिखा है, x माइनस 1 का वर्ग यानी a माइनस बी का वर्ग, जैसी सर्व समीकरण लिखती दिख रही ना, तो ये क्या होता है, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। तो एक तुलना कर लो, तो a की जगह कौन लिखा है, a बराबर x, b बराबर क्या लिखा है, b की जगह 1, b बराबर 1। तो ये इस रूप में दिया है, तो अपन ने सी आंसर याद कर लेंगे। तो मान धर लो यहाँ, तो a का वर्ग यानी x का वर्ग माइनस 2ab, तो 2 एक मान रखते तो अपन पुस्तक बना देते, a कितना है x, तो x, b कितना है यहाँ 1, तो 1 प्लस b का वर्ग यानी 1 का वर्ग।
तो x का वर्ग आ गया ये माइनस 2, 2 का 1 में करोगे 2 1 2 और x तो 2x प्लस 1, 1 का वर्ग 1, तो ये आ गया ना आंसर। तो ये अपन उठा के यहाँ रख देंगे, तो इसका आंसर आ गया x वर्ग माइनस 2x प्लस 1। क्लियर, ये आ गया ना। अब इसको अपन मिटा देते, ये तो अपन ने सॉल्व किया, इसको आपको कहाँ करना है, रफ में सॉल्व करना है पूरा। कहाँ का सॉल्व करना है, पूरा रफ में सॉल्व करना है। पॉज करके वीडियो को अपन ये रिवाइंड करना और ये लिख लेना, सीधे आंसर ही आ गया। आपको तो समझ में आ रहा होगा कि अपन ने सब समय क्या लगा। क्लियर, अब अपन को क्या करना है, इस पूरे को पक्षांतर कर देना है यहाँ बाएं साइड। तो एक्स वर्ग, ये प्लस का x है तो इस साइड आके माइनस का x वर्ग हो जाएगा, माइनस का 2x है तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 1 है तो कितने का होगा, माइनस का 1 बराबर bd का वर्ग। ठीक है ना। देखो प्लस x है, ये अंक को इस निशान नहीं तो प्लस, प्लस x वर्ग से माइनस x वर्ग कट गया, बचा 2x प्लस 2x, एक मिनट, 2x माइनस 1 बराबर bd का वर्ग। तो अपन इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे, जैसे 2 बराबर x लिखो चाहे x बराबर 2 लिखो, एक ही बात है। और x आगे लिख देते क्योंकि इसी का तो मान चाहिए, इसलिए bd का मान चाहिए, तो इसको अपन bd को आगे कर दे रहा है, bd का वर्ग बराबर 2x माइनस 1। इसको मैंने पलट दिया, ये यहाँ और ये यहाँ कर, कोई कर सकते हैं। देखो 2 बराबर x लिखो चाहे x बराबर 2 लिखो, दोनों बराबर है ना, बराबर है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये आ गया, अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है, ये तो सॉल्व कर लिया। अब 2x माइनस 1 थोड़ी चाहिए था अपन को। देखो बच्चों, अपन ने x क्या माना था, वृत्त की त्रिज्या। क्या मानी थी, वृत्त की त्रिज्या। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ये इतनी त्रिज्या यानी इतना भाग और इतना भाग। देखो अपन ने a से b तक कितना खींचा था, 9.3, और साथ में एक मन से खींचा था, यानी पूरा ये मान लो व्यास, पूरा ये अर्धवृत्त का ये पूरा व्यास है ना, ये 9.3 और प्लस ये BC 1, तो टोटल कितना हो गया AC, टोटल AC कितना हो गया 9.3 और 1 जोड़ दो तो कितना आ गया 10.3। समझ रहे हो आप बात को, हम क्या कहना चाहते हैं। देखो A से B तक अपन ने रेखा खींची थी ना 9.3, तो 9.3 ये तक पहुंच गया, लेकिन अपन को AC चाहिए माने पूरा, तो इसमें 1 सेंटीमीटर और था तो 1 जोड़ दिया प्लस 1, तो क्या आ गया 10.3, यानी वृत्त का क्या है व्यास पूरा 10.3। और आपको कितना चाहिए त्रिज्या, ये है ना x मानी थी त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिलक की दूरी x, और अपन को यही x का मान चाहिए ना, तो x ये त्रिज्या चाहिए और दिया है व्यास। तो आपको पता है त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती, यानी इसको क्या करना है आधा। आधा करने के लिए क्या करते हैं 2 से भाग, तो करोगे तो आंसर आएगा 5.15। तो यानी त्रिज्या कितना आ गई 5.15। तो ये यहाँ मान रख दो x का 5.15 माइनस 1 और ये BD का वर्ग। ठीक है ना। तो ये BD का वर्ग यहाँ लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे तो फिर पुनः आ जाएगा 10.3 माइनस 1, तो इसको घटा दो आप, तो BD का वर्ग बराबर 10.3 में से 1 घटाया तो 9.3 बचा। अब आपको पता है यहाँ वर्ग होता है बराबर के साइड, उसको पक्षांतर करेंगे तो BD बस बचा, यहाँ पक्षांतर करेंगे तो वर्ग क्या बन जाएगा, वर्गमूल 9.3 आ गया। BD का मान 9.3, यानी इतनी ये रेखा लंब कितना है, वर्गमूल 9.3 आ गई। क्लियर, आ गई ना। ये समझ में आया ये कैसे किया, ये आप साइड में जरूर उतार लेंगे। ठीक है ना। अब मैं इसको है ना इरेज कर रहे हैं, लेकिन आप एक बार नोट कर लें पॉज करके वीडियो। ठीक है ना। तो अब अपन को ये BD प्राप्त हो गया, अब सिर्फ कुछ नहीं करना, BD वर्गमूल 9.3 प्राप्त हो गया, और संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना। मान लीजिए ये अपनी संख्या रेखा है, इसको मान लो आगे बढ़ा दो, 1 से आगे बढ़ा दिया। अब BD वर्गमूल 9.3 ही तो निरूपित करना, तो परकाल पुनः उपयोग करो, नौक यहाँ परकाल की यहाँ नौक B पे रखो, उसको फैलाओ D तक, और D तक फैला के ऐसा करके यहाँ चाप काट दो, जहाँ ये चाप काटेगा वहीं वर्गमूल 9.3 प्राप्त हो जाएगी। ये आपकी हो गई संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 का निरूपण। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भले ही है, लेकिन आपको पता है कि ये क्वेश्चन अधिकतर है ना पेपर में आता है, और ये थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट लगाना, दिमाग लगाना है। बार बार आप इस अगर 2-3 बार भी वीडियो को इसको बार बार देख लेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा ये क्वेश्चन। समझ रहे हो बात को, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके क्वेश्चन आंसर कर दो, ये क्वेश्चन कर दोगे, चित्र ऐसे से ऐसे बनाना, ये से ऐसे करना, तो आपको समझ में आया, तो ये अपन अच्छे से कर देंगे। और अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो तो एक बार और रिवाइंड करके वीडियो देख लो, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब आगे बढ़े, अब करेंगे अपन 5वां क्वेश्चन।
अब करेंगे पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब परिमेयकरण करना पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो अपन सिर्फ परिमेयकरण करेंगे और थोड़ा सा आपको बता देंगे कैसा कैसा करना है। तो 1/7 नहीं होगा, ये 1/7 है, सॉरी, ये 1/7 है। इसका परिमेयकरण करना, तो आपको परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करना आपको पता है, बट्टे के ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है, अंश, बट्टे के नीचे वाली क्या कहलाती है, हर। तो हर का परिमेयकरण करना यानी सब काम कहाँ करना, बट्टे के नीचे वाली संख्या का। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए नीचे वाली संख्या को ऊपर और नीचे गुणा कर देते, अगले स्टेप में करेंगे वो, ऐसा एक बार क्वेश्चन लिखा रहना चाहिए, है ना, अच्छा लगता है। तो वर्गमूल 7 का ऊपर नीचे गुणा, मतलब हर का परिमेयकरण करना है, हर क्या कहलाती है, बट्टे के नीचे वाली संख्या, तो इसी का काम करेंगे, तो इसी हर का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर दिया। और आपको पता है बट्टे में गुणा ऊपर का ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे गुणा होता है, क्लियर। तो ऊपर का ऊपर गुणा हुआ, एक में किसी का भी गुणा हो वही आता है वर्गमूल 7, और अब वर्गमूल 7 का गुणा वर्गमूल 7 से। और आपको कल हमने बताया था लेक्चर में, यानी पिछले लेक्चर में, कि वर्गमूल 7 का वर्गमूल 7 माने एक से वर्गमूल का, माने एक से अपरिमेय संख्या का गुणा होता है, तो वर्गमूल से वर्गमूल कट जाते और ये संख्या एक बार लिख देते, यानी अंदर की संख्या को एक बार लिख दो, सॉल्व हो जाता है। तो ये आ गया आंसर 7, बस ये अपना आंसर है। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही ना, बस सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्लियर, अब करना है दूसरा क्वेश्चन, यानी क्या दिया है, सबसे पहले डालेंगे अपन हल, जो आपको डालना जरूरी है, 1/7 माइनस वर्गमूल 6, ठीक है ना। तो अब करना हर का परिमेयकरण, यानी नीचे वाली संख्या। अब यहाँ थोड़ा सा, अगर जिसने पुराना लेक्चर देखा होगा तो वो तो समझ जाएगा कैसा करना है, और जो आज ही पहला लेक्चर ये देख रहा भी इन क्वेश्चनों को, तो फिर माने दिक्कत नहीं जाएगी। बस इसमें एक नियम ये है, देखो पिछली वाली संख्या क्या थी कि 1/7, तो अपन ने ऊपर नीचे हर का परिमेयकरण करना था, हर वाला, तो हर का परिमेयकरण यानी हर से काम होगा पूरा, वर्गमूल 7 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। लेकिन इसमें कोई बीच में निशान नहीं था, जबकि यहाँ देखो बीच में बटे के बीच में निशान आ गया, तो इसको कुछ नहीं करना, हर का परिमेयकरण वही ऊपर नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, पर बीच वाले चिन्ह को बदल देंगे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ दोनों में प्लस कर देंगे, बस इतना ही करना है, और ऐसे बाकी सेम टू सेम करना। तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे, तो वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, क्योंकि एक का गुणा करने में कुछ नहीं होता फर्क, तो ये बटे, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो अभी किस में बना दो, कोष्टक में बना दो, तो कोष्टक में बना दिया लो। अब देखो ये सब समीकरण लगती दिख रही है क्या, a माइनस बी, a प्लस बी, दिख रही है, ये सब समीकरण कोष्टक में लिख दो। आपको क्वेश्चन में जब करोगे ना सॉल्व, तो यहाँ बाजू में जगह रहती ना, तो कोष्टक में ये लिखना है, इसलिए हम बता रहे a माइनस बी, a प्लस बी बराबर होता है a वर्ग माइनस बी वर्ग। क्लियर, तो देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो एक स्थान पर क्या है, एक स्थान पर क्या है भैया, एक स्थान पर वर्गमूल 7, और b के स्थान पर क्या है, वर्गमूल 6, ये है ना, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a माने वर्गमूल 7, b यानी वर्गमूल 6, ये आ गया। तो इतना इस रूप में दिया है अपन को, तो आंसर किस रूप में लिखना, इस रूप में, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो ये तो पहले ऊपर वाली संख्या ज्यों करते हैं उतार लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ करेंगे इस रूप में, तो a का वर्ग यानी वर्गमूल 7 का वर्ग, प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस a वर्ग माइनस b वर्ग, तो माइनस b वर्ग यानी वर्गमूल 6 का वर्ग, क्योंकि b का मान है वर्गमूल 6, तो वर्ग नहीं लगाना, तो वर्ग लगा दिया, वर्गमूल b का वर्ग, ठीक है ना। तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, अब यहाँ बचा 7, यहाँ बचा माइनस 6, तो घटा दो आप, बन जाएगा आपको 7 में 6 घटाए तो 1, और बटे में 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, बस इतना करना था, आपका आंसर आ गया। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब करना है अगला क्वेश्चन, ऐसे ही सेम टू सेम, 1/वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। क्लियर, ये करना है अपन के लिए। तो बस अपन को पता है हर का परिमेयकरण करना है, यानी नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा करना है, लेकिन बीच का चिन्ह बदल लेना है, तो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। क्लियर हुआ, ये माइनस क्यों लगाया, अब जब भी बीच में कोई निशान होता तो हर का परिमेयकरण करने में ऊपर नीचे जब हर का गुणा करते, तो यही हर है ना, ऊपर नीचे गुणा कर दिया बस, लेकिन बीच का निशान बदल लेते, बस ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो एक में किसी का गुणा करो वही का वही आता है, तो ये तो अपन लिख दे रहा है वही का वो,
बटे अब ये इसको कोष्टक में लिख दो पहले, क्योंकि अपन वो सर्व समीकरण लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी वाली, जो अभी पिछले क्वेश्चन में लगाई थी। ये दिख रहा है आपको, कोष्टक में यहाँ लिख दो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग। क्लियर। तो a के स्थान पे क्या लिखा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, a के स्थान पे क्या आ रहा, वर्गमूल 5, b के स्थान पर क्या आ रहा, वर्गमूल 2। बस मान रख दो, ये इस रूप में दिया है, इस रूप में बदलना, तो ऊपर वाली संख्या तो मस्त शांति से बैठी है वही का वही। ठीक है ना। तो इसको ये रूप में दिया है तो इस रूप में करना है, तो ए वर्ग माइनस बी वर्ग बनाना। तो ये क्या है, वर्गमूल 5, यानी वर्गमूल 5 का वर्ग माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग। तो वर्गमूल से वर्ग कट गया, वर्गमूल से वर्ग कट गया, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटे यहाँ बचा 5 माइनस यहाँ बचा 2। तो क्या आ गया बराबर में, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, तो ज्यों कटे हो 5 में से 2 घटाए तो 3। ये आपका आ गया आंसर। क्या आ गया, आंसर नहीं आंसर। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया, क्लियर है, समझ में आ रहा है, सरल क्वेश्चन है ना, बस सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और काम आपका हो जाएगा। आगे बढ़े अब करते हैं अपन चौथा क्वेश्चन। क्या है, 1/वर्गमूल 7 माइनस 2। तो इसका हर का परिमेयकरण करना है, यहाँ अपन ने डाल दिया हल। ठीक है, हर का परिमेयकरण करना है तो नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर दो, बस बीच का निशान बदल लो। रट गया होगा, ये नहीं रटा तो रट लो, समझ लो, पढ़ लो। देखो 1/वर्गमूल 7 माइनस 2 है, 1/वर्गमूल 7 माइनस 2, बीच के निशान को बदलो, चिन्ह को बदलो, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। बाकी सेम टू सेम ऊपर नीचे गुणा करना, क्यों, क्योंकि हर का परिमेयकरण करना, हर यानी बटे की नीचे वाली संख्या, पूरा काम इसी का होगा, तो बस कर दिया। अब ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो ऊपर का एक का किसी में करो, वही का वही आ जाता। तो ये तो ज्यों कहते हैं और पूरे सवाल में यही चलेगा। अब इसका ये अपन गुणा करेंगे तो पहले अपन बना देते कोष्टक में, क्योंकि लगाना है अपन को सर्व समीकरण, ये आपको पता ही हो गया होगा कौन सी, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर a वर्ग माइनस बी वर्ग। क्लियर। तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a की जगह कौन लिखा है, वर्गमूल 7, और b की जगह क्या लिखा है, 2। क्लियर। तो बस ये इस रूप में लिखा है तो इस रूप में नीचे अपन बना देंगे, तो वर्गमूल 7 प्लस 2। तो इस देखो ये रूप में दिया है और दोनों के बराबर होते तो ये या ये दोनों लिख सकते हैं। अब ये दिया है तो इसके रूप में ये लिख देंगे आंसर के रूप में, a वर्ग माइनस बी वर्ग। तो a क्या है, वर्गमूल 7, यानी वर्गमूल 7 का वर्ग, माइनस b क्या है, 2, b का वर्ग यानी 2 का वर्ग। ठीक है ना। तो वर्गमूल 7 प्लस 2, वर्ग से वर्गमूल कट गया तो बचा 7, यहाँ माइनस 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो 4, तो बराबर में आंसर क्या आएगा, वर्गमूल 7 प्लस 2 बटे 7 में से 4 घटाया तो कितना बचा, 3। यही अपना क्या हो गया, आंसर। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो बस आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा वाला थैंक यू। ठीक है ना, क्लियर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।